जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम, जय अग्रसेन जी महाराज। क्रांति उड़ीसा मीडिया में सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संपूर्ण एक नए विषय पर। मतलब अगर देखा जाए तो उससे आजकल की राजनीति से उसका कोई, आजकल के जो देश में और विश्व में जो राजनीति चल रही है उससे सीधा उसका कोई संपर्क नहीं है। और वैसे अगर पुराने इतिहास में अगर जाएंगे, प्राचीन इतिहास में अगर जाएंगे तो संपर्क भी है। और आज के विषय का नाम है महाराज अग्रसेन जी की जयंती के ऊपर विशेष आज हम ये प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग को सबको मालूम है कि महाभारत के खत्म होने के पश्चात या महाभारत के युद्ध के समय ही, जैसा हम सुनते हैं, किताबों में भी पढ़े हैं कि महाराज अग्रसेन जी ने भी महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेशन किया था। जैसा सुनते हैं, मेरे पास कोई मतलब उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, जैसा मैं सुना हूँ। और महाराज अग्रसेन जी का जब राज्य स्थापित हुआ महाभारत युद्ध के पश्चात, तब उन्होंने सही मायने में जिसको बोलते हैं समाजवाद की प्रतिष्ठा की थी। मैं इसके ऊपर बताऊंगा आगे जाकर। पहले थोड़ा मैं लिखा हूं, उसके ऊपर आपके सामने पेश करूंगा। सबका साथ, सबका विश्वास, ये तो आजकल हम लोग समझते हैं कि सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लोकप्रिय नारा है। उसके साथ में मैं अपनी तरफ से उसमें ऐड किया हूं, सब में आत्मविश्वास। ऐसा विश्वास करते थे महाराज अग्रसेन। मतलब उनके सारे नीति कार्यक्रम वो राष्ट्र के लिए समर्पित होती थी महाराज अग्रसेन जी के समय में। और उनका कहना था कि जागती हुई चींटी की शक्ति सोते हुए हाथी से अधिक होती है। आज समाज का जो नया चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए, समाज को कुछ नए तौर तरीके अपनाने चाहिए आजकल के हिसाब से। ये सब भी महाराज अग्रसेन जी के जीवन को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो उससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पर राज करना। यही महाराज अग्रसेन जी की सही मायने में नीति थी। अब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। उनकी कविता हम लोग काफी पढ़े हैं स्कूल के टाइम में। उनकी चंद पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर बोले, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ऐसा बोले हमारे देश के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। उनको राष्ट्र कवि का भी दर्जा मिला हुआ है। और मेरे विचार से यह जो बात रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत वर्षों पहले जो बात बोली थी, यह बात आज के परिप्रेक्ष्य में अग्रवंशियों पर पहले भी लागू होती थी और आज भी लागू है और लागू होनी भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं बता रहा हूं, आज जैसे यूपी हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रांत है और सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है। मैं सोचता हूँ शायद यूपी की, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद 25 करोड़ मतलब आबादी है यूपी की, अकेले यूपी की। मतलब करीब करीब पाकिस्तान के बराबर है यूपी की, अकेले यूपी प्रदेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। और अगर दूसरे देशों से अगर तुलना की जाए तो विश्व का 9वें आबादी वाला देश, अगर यूपी अगर एक देश होता तो विश्व का 9वें आबादी वाला देश होता। मतलब इतनी पॉपुलेशन है यूपी में। और सबसे मतलब यहाँ उल्लेख मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ यूपी का,
कि किसी जमाने में हाल के 2-4 साल पहले तक, 3-4 साल पहले तक यूपी को हमारे देश में एक बीमारू राज्य का दर्जा प्राप्त था। मतलब ये राज्य जो है एक तरह से बीमार है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, कोई इंडस्ट्री नहीं पनपेगी, और उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं। मैं उन पर ज़्यादा प्रकाश नहीं करूँगा, क्यों अगर ज़्यादा बोलूँगा तो आज विषयांतर हो जाएगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, वहीं यूपी में योगी जी महाराज के दिशा निर्देश पर युग दृष्टा, अग्रवंश के संस्थापक और समाजवाद के प्रणेता महाराज अग्रसेन जी की जीवनी को कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मतलब यूपी की जो सरकारी एजुकेशन बोर्ड है उसने महाराज अग्रसेन जी की जयंती, महाराज अग्रसेन जी की जीवनी को वहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पाठ्यक्रम के तौर पर 7वीं कक्षा में। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं तो साधुवाद दूंगा योगी जी महाराज को कि हमारे देश के जो महान पुरुष हुए हैं, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक हुए हैं महाराज अग्रसेन जी, उनको उनकी महिमा मंडन उसमें की गई है। अब हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट को, जो हाल के 2-3 साल पहले, 3 साल मेरे को लगता है शायद 3 साल पहले की यह घटना है। हरियाणा के जो हिसार में जो एयरपोर्ट बना है, अग्रोहा धाम के बहुत नजदीकी है वो, और उस एयरपोर्ट का नाम महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है। जब एयरपोर्ट बना था, मान्यता मिली थी एयरपोर्ट की, उस समय ही भारत सरकार ने डिक्लेयर की थी। ये शायद हाल की 2-3 साल पहले की घटना है। अब मैं बता रहा हूं कि अभी जैसे अग्रसेन जी महाराज के कल जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे उड़ीसा में, पूरे भारतवर्ष में सब जगह महाराज अग्रसेन जी की जयंती, महाराज अग्रसेन जी के अनुयायी लोग बहुत धूमधाम से पालन करते हैं। मैं करीब 20-25 साल पहले जब अखिल भारतीय मारोड़ी युवा मंच का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, 3 साल में था, 1991 से 1994, उस पीरियड में मैं केसिंगा, भवानीपटना, बलांगीर और अनेक जगह, टीटलागढ़, ये सब अनेक जगह है मैं दौरे पर गया हूँ। और विशेषकर अग्रसेन जयंती पर भी मैं गया था। वहाँ कहीं पर चीफ गेस्ट होके, कहीं पर चीफ स्पीकर होके, और मैंने बहुत सारी बातें अग्रसेन जी की महाराज की जो मुझे जानकारी थी, वो बातें मैंने जनता जनार्दन के सामने, श्रोता लोगों के सामने बोली थी। और महाराज अग्रसेन जी की जो बातें, सही बातें जो बोली थी, उसका महिमा मंडन मैंने किया था, और मुझे बहुत खुशी है। और अभी कल भी जो महाराज अग्रसेन जी की जयंती है, उनके अनुयायी सारे उड़ीसा में, सारे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से पालन करते हैं। एवं यहाँ कटक में, चूंकि कटक उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है, पुरानी राजधानी भी है, और यहाँ हजारों की संख्या में महाराज अग्रसेन जी के अनुयायी भी रहते हैं, और उनको मानने वाले, चाहने वाले भी लोग रहते हैं। इसलिए क्योंकि जैसे हरियाणा में मैंने देखा भिवानी शहर में महाराज अग्रसेन चौक है, वैसे यूपी में भी बहुत सारी जगह पर महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा लगी है। हरियाणा के भिवानी में भी लगी है, जो मैंने देखा है खुद मेरे आंखों से। वैसे ही भारत के अन्य शहरों में भी लगी है। महाराज अग्रसेन मार्ग, महाराज अग्रसेन चौक वगैरह भी है भारत के बहुत बड़े बड़े शहरों में। वैसे ही मेरा प्रस्ताव है कि महाराज अग्रसेन जी की एक भव्य प्रतिमा, एक विशाल काय प्रतिमा कटक शहर के मुख्य मार्ग पर भी लगनी चाहिए। वो इसलिए लगनी चाहिए कि उससे लोगों को, आम लोगों को, आम जनता को प्रेरणा मिलती रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात। प्रतिमा तो, स्टेचू तो बहुत लोगों की लगी है, और लगनी भी चाहिए। जो लोग समाज के लिए अवदान है, जिनका योगदान है देश के लिए, समाज के लिए, उनकी लगनी भी चाहिए। स्वाधीनता सेनानियों की लगनी भी चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को, युवा लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं बता रहा हूं कि महाराज अग्रसेन जी का सबसे बड़ा योगदान जो मेरे को समझ में आया है, वो क्या है? वो समाजवाद के वास्तव में प्रवर्तक थे। ये जो बातें सब बोलते हैं कि भाई 1 रुपया 1 ईंट जो आएगा उनके जमाने में, जब वो शासन करते थे अग्रोहा में, उस समय उनके शासन में 1 रुपया 1 ईंट
जो भी कोई आएगा उसको सभी को देते थे। वो किस लिए देते थे, उसके पीछे अगर फिलोसफी अगर देखा जाए कि भाई कोई नया आदमी उनके किंगडम में, राज्य में आया है, शहर में आया है, और उसके पास कोई धन दौलत कुछ है नहीं, और वो आके उनके राज्य में कुछ कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, कुछ व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, कुछ उद्योग धंधा लगाना चाहता है, तो प्रत्येक लोगों को उस समय दिशा निर्देश था कि उनको 1 रुपया दो और 1 ईंट दो। 1 रुपया अगर सबको ही समझे, किसी गांव में, अगर उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, किसी जमाने में, उस जमाने में समझिए एक गांव में अगर 100 लोगों का घर था और 100 लोग अगर मिलके 1-1 रुपया देने से किसी आगंतुक को, किसी विजिटर को जो कि नया आया है व्यापार करने के उद्देश्य से, उद्योग धंधा आरंभ करने के उद्देश्य से, तो उसको प्रत्येक घर से अगर 1-1 रुपया अगर उसको मिले तो 100 रुपया हो जाता था, और प्रत्येक घर से 1-1 ईंट अगर मिले तो 100 ईंट जमा हो जाती थी। तो मतलब ये जो 1-1 रुपया जो सिंबॉलिक है, वो आप उसको उद्योग धंधा व्यापार स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा संबल था। और अगर किसी, समझिए, कल्पना कीजिए कि कहीं पर अगर कोई बाहर से, कोई विदेश से अगर कोई आकर बसना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, विशेषकर मैं व्यापार की दृष्टि से ये बात बोल रहा हूं, तो उसको अगर किसी कोई बड़ा गांव है और उसमें अगर 1000 परिवार वहां रहते हैं, 1-1 ईंट अगर देंगे तो 1000 ईंट से तो एक अच्छा खासा घर बन सकता है। एक छोटे से परिवार के लिए 1000 में अगर टीना उना लगा के अगर वो रहना चाहे तो 1000, मेरे ख्याल से 1000 ईंट उसको काफी सहायता कर सकती है। साथ में अगर मान लीजिए कुछ 1000 में कम से कम वो 2-3 तरफ दीवार लगा के अपना टीना उना एक बार तो गुजर बसर करने के लायक हो सकता है काम। दूसरी बात यह है कि अगर 1-1 रुपया अगर सब कोई दान देते हैं तो 1000 रुपया से एक उद्योग धंधा, आज से 5000 साल पहले कल्पना कीजिए, अगर 1-1 रुपया अगर कोई सहायता दे तो 5000 रुपया हुआ। उस जमाने का 5000 रुपया मतलब आज के हिसाब से तो 500 करोड़ रुपया हुआ अगर हम लोग तुलना करें तो। और वो तो उससे ईंट भी खरीद सकता था, ईंट का मकान भी बना सकता था, उद्योग धंधा व्यापार भी आरंभ कर सकता था, और वो जो ईंट की जो सहायता उसको मिलती है उससे वो अपना घर बार भी बना सकता था। मतलब क्या कहने का कि स्टार्टिंग में जो वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, जो बैंक लोग भी अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाता है तो उसमें वर्किंग कैपिटल रहता है। तो जो आदमी आएगा वो अपना एक उद्योग व्यापार करने स्टार्ट करेगा तो उसको वर्किंग कैपिटल की सहायता भी मिल गई, ईंट का मतलब उसको सेटअप करने का भी साजो सामान मिल गया। ये फिलोसफी थी। आज क्या है, आज के संदर्भ में अगर उसी को हम लोग देखें तो वो क्या है, आज के संदर्भ में सारे भारतवर्ष में ये है कि भाई हर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, यूपी, जितने भी बड़े बड़े स्टेट हैं, छोटे स्टेट हैं, वो सभी कोई उद्योग धंधे को अपने राज्य में आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं मीडिया में, मीडिया हाउस में। वो क्यों देते हैं और क्या क्या उसमें बातें हैं कि आप हमारे, जैसे उड़ीसा में अगर कोई काम धंधा स्टार्ट करेगा तो बोलते हैं कि आप हमारे राज्य में आइए, हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, जमीन देंगे, आप जितना चाहो, जितनी बड़ी जमीन आप मांगो, आपके उद्योग के आधार पर हम लोग उसका असेसमेंट करके आपको उतनी जमीन देंगे। इसलिए वो बोलते थे, इसलिए आज की सरकार इसलिए बोलती है कि भाई कोई अगर बाहर से, कोई बाहर के राज्य से या बाहर के देश से अगर कोई आकर उड़ीसा में जैसे कोई अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लोगों को संपदा आएगी, संपदा यहाँ पर बढ़ेगी। उसके पीछे फिलोसफी यही है, और यही तो है समाजवाद की फिलोसफी, जो आज से 5000 साल पहले महाराज अग्रसेन जी ने जो दर्शन लोगों को दिया था, जो दिशा निर्देश दिया था, जो गाइडलाइंस प्रस्तुत की थी, वही एक्चुअली मोटा मोटी तौर पर आज भी चल रही है कि बाहर के जो भी कोई आकर इंडस्ट्री लगाएगा उसको हम लोग जमीन मुहैया कराएंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, और सारे इंसेंटिव्स देंगे, सब्सिडी देंगे। जो बात आज राज्य सरकार दे रही है वही काम महाराज अग्रसेन जी 5000 साल पहले यही काम लोगों को, जनता को, जनार्दन को जोड़ के, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, जनता जनार्दन को जोड़ के सबका जैसे विकास हो, सबका उसमें सबकी भागीदारी हो और सब में आत्मविश्वास हो, उस दृष्टि से एक बेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, उन्होंने उस समय लागू किया था।
और लोगों को उसमें बहुत सारे लोगों को जोड़े थे। और उनके जमाने में कहीं कोई बेकारी समस्या, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि भाई सब आदमी का अगर कंट्रीब्यूशन रहेगा 1 रुपया और 1 ईंट में, और कोई भी बंदा जो आएगा यहाँ पर उद्योग धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और वो जैसे फिर उनके बाद कोई अगर आएगा तो वो भी उनको कंट्रीब्यूट करेगा। ये जो है सबको मिलकर एक आदमी को, कमजोर आदमी को बढ़ाना, खड़ा करना, आरंभ करने में, उसको उद्योग व्यापार धंधे में आरंभ कराना, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है समाजवाद की। वही जो आज के जो ढकोसलाबाजी समाजवाद है वो नहीं, जो चाइना में है और नॉर्थ कोरिया में है, क्यूबा में जो आज का जो समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर आधारित है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, वो सब नहीं है। ये सब ढकोसलाबाजी है। समाजवाद के नाम पर कम्युनिज्म जो है वो विश्व के लोगों को एक ढकोसलाबाजी, परोसगारी करते हैं, धोखा देने की बात है। लेकिन सही मायने में समाजवाद जो है वो युग प्रवर्तक महाराज अग्रसेन जी ने 5000 साल पहले लागू करके दिखाई थी। लोगों के जनमानस को, लोगों को जोड़कर, लोगों के माध्यम से, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए। आज के अंत में इतना ही। कल इसी विषय पर पुनः हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।